हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का आर क्लासेस के इस लेटेस्ट क्लास में। सो माय डियर स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम क्लास 12 हिंदी के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को बहुत अच्छे से देखेंगे, जो कि क्लास 12 हिंदी के व्याकरण के एक मज़ेदार टॉपिक का निपटारा आज हम करेंगे। वो है रस, छंद, अलंकार। ये आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछे जाने वाले टॉपिक हैं। ये हर बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और एकदम फिक्स नंबर है। ये जो आपके नंबर हैं ये एकदम फिक्स नंबर हैं। आज की इस वीडियो में आपके 6 मार्क्स क्लियर होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, आप लोग ध्यान से हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि 6 नंबर बहुत ही मायने रखते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में और ये नंबर एकदम से फिक्स होते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपके 6 अंक पक्के होंगे और हम देखेंगे रस, छंद, अलंकार तीनों एक ही वीडियो में। तो आइए हमने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे रस, जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। उन्हीं रस को आज हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। वैसे रस 9 प्रकार के होते हैं, लेकिन जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं आज हम वही डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम 24 फरवरी से है। 24 फरवरी को आपको हिंदी का बोर्ड एग्जाम देना है, तो इसलिए आज बहुत ध्यान से देखिए हमारे साथ। तो रस, जैसा कि रस चाहे आम का हो, चाहे नींबू का हो, चाहे जिसका भी रस हो, वो हमें आनंद ही देता है। तो रस को काव्य की आत्मा कहा गया है। रस का जो डिफिनीशन होता है, रस का शाब्दिक अर्थ होता है आप किसी दृश्य को देखकर या किसी काव्य को पढ़कर जो आपके हृदय में आनंद की अनुभूति होती है। आपने कोई भी वस्तु देखी या किसी चीज को खाया जिससे आपके हृदय को आनंद प्राप्त हो, जो आनंद की अनुभूति होती है, उसे ही रस कहते हैं। तो आई होप कि आपको रस की डिफिनीशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब हम इसमें देखेंगे पहला श्रृंगार रस। ये आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि श्रृंगार रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ऐसा आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। अब मैं 100% कह रहा हूं कि 24 फरवरी को ये आपको आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो बहुत सिंपल तरीके से आप लोग थोड़ा देखिए। श्रृंगार रस, आपको एक डिफिनीशन में बता रहा हूं, वो याद कर लेनी है बस, और बाकी सभी रस में केवल उसके अस्थाई भाव को ही बदलना है। श्रृंगार रस, श्रृंगार का मतलब होता है रति या प्रेम, श्रृंगार रस का। तो जब काव्य में जब विभाव, विभाव का मतलब होता है कारक, अनुभाव, अनुभाव का मतलब होता है कारण, तथा संचारी भाव, संचारी भाव का मतलब होता है मतलब कि निष्कर्ष, निष्कर्ष निकलना जो होता है, का संयोग होता है। तो रति नामक अस्थाई भाव से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। अस्थाई भाव ऐसा भाव जो शुरू से लेकर अंत तक रहे, मतलब कि जो शुरुआत से लेकर अंत तक रहे, ऐसे भाव को अस्थाई भाव कहते हैं। तो जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो रति, रति का मतलब होता है प्रेम नामक अस्थाई भाव से श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। जैसे उदाहरण है, थोड़ा ध्यान से देखिए। ये उदाहरण बहुत ही परिचित उदाहरण है, बहुत ही सिंपल सा है। आपको इसका मैं जब अर्थ समझाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे है, लता ओट सब सखनी लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, देखे रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। ये वहाँ, ये पंचवटी में जब सीता जी अपने सखियों के साथ पूजन के लिए जाती हैं और जब इधर से श्री राम जी अपने भाई लक्ष्मण के साथ जाते हैं, तो यहाँ वहाँ पर जो इनका प्रथम मिलन होता है, ये वहाँ का वर्णन है। तो लिखा है, लता ओट सब सखिन लगाए, श्यामल गोर किशोर सुहाए, देख रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। यहाँ पर उनके जो दो श्री रामचंद्र जी के और सीता माता के जो बीच के जो प्रथम मिलन का जो प्रेम है, उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। अतः यहाँ श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। तो आई होप कि आपको ये उदाहरण बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये आपको श्रृंगार रस 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है संयोग श्रृंगार
और एक होता है वियोग श्रृंगार। तो जहां पर नायक नायिका के मिलने का वर्णन होता है, संयोग का वर्णन होता है, वहां पर संयोग श्रृंगार होता है। जैसे कि यहाँ ये जो आपका एग्जाम्पल्स है इसमें संयोग श्रृंगार है, संयोग श्रृंगार है। और एक होता है वियोग श्रृंगार, एक होता है, मैं आपको बताता हूं, एक होता है वियोग श्रृंगार। अगर आपसे पूछा जाता है तब आप इसको लिखेंगे। तो वियोग श्रृंगार जहां पर नायक नायिका, जहां पर नायक अथवा नायिका नायिका के वियोग का वर्णन होता है, वियोग का मतलब होता है दूर, बिछड़ने का वर्णन होता है, वहां पर संयोग श्रृंगार होता है। आई होप कि आपको इसकी डिफिनीशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो जहां पर नायक नायिका के मिलने का वर्णन होता है वहां संयोग श्रृंगार होता है, जहां पर नायक नायिका के वियोग का वर्णन होता है वहां वियोग श्रृंगार होता है। आपको इतना लिखना नहीं है, मैं जितना आपको बताया हूं आपको अपने बोर्ड एग्जाम में उतना ही लिख देना है, डिफिनीशन लिख देना है, एक उदाहरण लिख देना है, बस। ये मैंने आपको समझने के लिए बता दिया कि अगर पूछेगा कि इसके प्रकार लिखिए तब आप संयोग श्रृंगार अथवा वियोग श्रृंगार वहां पर लिखेंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपके, जो नेक्स्ट आपका है वो है वीर रस। वीर रस आप लोग बहुत ध्यान से देखिए, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है, हर बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए वीर रस, जैसा कि नाम से ही है, वीर का मतलब जो होता है उत्साह, वीर का जो अस्थायी भाव होता है वो उत्साह होता है। हृदय में अगर उत्साह नामक जो प्रभाव स्वरूप जो भाव उत्पन्न होता है उससे ही वीर रस की निष्पत्ति होती है। आप इतना समझ लीजिए। आपको लिखना कैसे, मैंने बताया, एक डिफिनीशन याद करिए, अस्थायी भाव वहां पर आपको चयन कर देना है। तो जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो उत्साह नामक अस्थायी भाव से वीर रस की निष्पत्ति होती है। जैसे मैंने एक यहाँ पर बहुत ही सुंदर सा एग्जाम्पल लिया हुआ है जो आप अपने बोर्ड एग्जाम में लिख सकते हैं बिना किसी याद किए। बुंदेले के हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कहा कि बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। तो इसमें क्या है, एक उत्साह, मतलब कि इस दोहे को सुनकर हृदय में एक उत्साह नामक जो प्रभाव स्वरूप जो भाव उत्पन्न होता है उससे ही वीर रस की निष्पत्ति होती है। वीर का अस्थायी भाव उत्साह होता है। और एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे है वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। तो इसमें भी जो ये सॉन्ग है अभी इस बार जो 26 जनवरी में बजा हुआ था, तो ये भी इससे भी वीर रस की निष्पत्ति होती है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए या आपको दिया जाएगा पूरा मौका। हम नेक्स्ट देखते हैं। आई होप कि आपका वीर रस भी क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट आपका जो इम्पोर्टेंट है वो है हास्य रस। रस कई प्रकार के होते हैं लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में 3 ही प्रकार के रस हर बार पूछा जाता है। तो आप लोग 3 ही देखेंगे क्योंकि इस समय आप वो पढ़िए जो आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट हो। पूरा तो आपने साल भर पढ़ लिया, अब वही चीजें पढ़ाई जाएंगी जो सीधा आपके पेपर में पूछी जाएंगी। आज की जो क्लास है इससे मैं 100% कह रहा हूं कि आपके 6 मार्क्स जरूर ही क्लियर होंगे। तो आप लोग थोड़ा देखिए। हास्य रस, हास्य का जो अस्थायी भाव होता है वो हास होता है। हास्य का अस्थायी भाव हास होता है। जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो हास नामक अस्थायी भाव से हास्य रस की निष्पत्ति होती है। जैसे बहुत छोटा सा उदाहरण हमने लिया हुआ है कि नाना वाहन नाना वेशा, विहसे शिव समाज निज देखा। नाना वाहन नाना वेशा, विहसे शिव समाज निज देखा। ये जब भगवान शंकर की जो बारात जाती है तो उसमें नाना वाहन, विभिन्न प्रकार के नर नारी, पशु पक्षी, भूत प्रेत, दानव किन्नर जाते हैं। तो कहा है कि नाना मतलब होता है नाना प्रकार के, बहुत प्रकार के प्रजाति के जो लोग वहां पर जाते हैं, भूत प्रेत और बहुत, क्या आपने सुना ही होगा कि शंकर भगवान की बारात में कौन कौन गए थे, बिच्छू सांप सब गए थे।
तो बिहसे स्यु समाज निज देखा, जब वहां के जब लोगों ने देखा तो वो क्या बिहसे मतलब आश्चर्यचकित, अचंभा हो गए, आश्चर्यचकित हो गए जब उन्होंने ये देखा। तो ये वही का वर्णन है, आप इसको लिख सकते हैं, केवल एक लाइन का बड़ा ही सुंदर सा एग्जाम्पल है। तो आई होप कि आपको रस क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हम देखेंगे अलंकार। आप 3 ही रस तैयार करिए, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, एक आपका फंस जाएगा। अलंकार आप लोग देखिए, अब मैं आपको अलंकार बताऊंगा। अलंकार में आपको जो पहला पढ़ना है वो है रूपक अलंकार। तो थोड़ा ध्यान से हमारे साथ बने रहिए। अलंकार, अलंकार की जो डिफिनीशन है, अलंकार नाम से ही क्लियर है कि किसी काव्य, किसी भी तत्वों को जो भी है उसमें जो जैसे उसकी जो शोभा बढ़ाते, जैसे आप हैं, आपकी जो शोभा क्या आभूषण बढ़ा सकते हैं, आपकी वस्त्र बढ़ा सकते हैं, तो जो भी शोभा बढ़ाने वाले तत्व हों, किसी काव्य में जो शोभा बढ़ाने वाले जो तत्व हैं उसको हम अलंकार कहते हैं। अलंकार में आपको ये शब्दालंकार, अर्थालंकार होते हैं, जिसमें आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अलंकार है वो हम ध्यान से देखेंगे। पहला आपका है रूपक अलंकार। आप लोग ध्यान से देखिए, जहां पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहां रूपक अलंकार होता है। जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहां रूपक अलंकार होता है। रूपक का अर्थ है रूप धारण करना। जहां उपमेय में उपमान की जो संभावना हो या भेद रहित आरोप हो वहां रूपक अलंकार होता है। बहुत छोटा छोटा जो हमने एग्जाम्पल लिया है, जैसे है चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल बंदो हरिराई, जो उपरोक्त जो इस पंक्ति में चरणों में कमल का आरोप किया गया है, अतः यहाँ उपमेय क्या हो गया, चरण उपमान में कमल का आरोप किया गया है, चरणों में कमल का आरोप किया गया था, यहाँ रूपक अलंकार है। मन दूसरा है, नेक्स्ट आप लिख सकते हैं, मन सागर मनसा लहर बूढ़े बहे अनेक। बूढ़े बहे अनेक, कि जो मन का जो सागर है, मनसा लहर, मन सागर मनसा लहर, बूढ़े बहे अनेक, इनका कोई वो नहीं होता है। तो आप लोग बहुत ज्यादा अर्थ मत समझने का प्रयास कर दिए, याद कर लीजिए एक एक एग्जाम्पल, आपके क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट आपको पढ़ना है यमक अलंकार। यमक अलंकार आपको देखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, अगली बार भी पूछा गया था, तो हो सकता है आपकी इस बार भी आपके बोर्ड एग्जाम में ये जो अलंकार है ये फंस जाए। तो थोड़ा ध्यान से इसको भी देख लीजिए। जहां पर कोई शब्द एक से अधिक बार आए, कोई भी शब्द हो एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो, जहां कोई एक ही शब्द एक से ज्यादा बार आएगा, एक से अधिक बार आया हो और उसका अर्थ अलग अलग हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे है काली घटा का घमंड घटा। काली घटा, काली घटा यानी जो काली घटा उसका घमंड घटा मतलब कम हुआ। तो यहाँ पर एक ही शब्द का ये जो घटा वाला दो घटा जो ये शब्द है ये 2 बार आया हुआ है, एक ही शब्द, उसका अर्थ अलग अलग है। एक घटा का हुआ काली घटा और एक का घमंड घटा, उसका घमंड कम हुआ, तो इसका जो अर्थ है एक ही शब्द का 2 बार है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल है, आपने पढ़ा होगा। कनक कनक ते सौगुनी महादत्ता अधिकाय, यह पाए बौराए जग यह खाए बौराए। एक कनक का अर्थ होता है सोना और एक कनक का अर्थ है यहाँ पर धतूरा। तो कनक शब्द के 2 अर्थ होते हैं, सोना होता है, धतूरा, और यह खाए बौराए जग यह पाए। अगर अत्यधिक जो सोना अगर कोई इंसान पा जाता है तो वो पागल हो जाता है, समझे। और अगर धतूरा जो होता है वो अगर अधिक मात्रा में कोई भी व्यक्ति खा लेता है तो भी वो पागल हो जाता है। तो एक एक शब्द का 2 अर्थ है,
एक ही शब्द दो बार आए हुए हैं और इसके दो अर्थ निकाला गया है, अतः यहाँ यमक अलंकार है। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब जो हमारा जो नेक्स्ट अलंकार है उसको हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे, वो है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार क्या होता है थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। 3 ही अलंकार आपको मैं बताऊंगा, इन्हीं में से एक आपको अपने बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो थोड़ा ध्यान से देखिए। थोड़ा समझाने के लिए एक सिंपल खाली सा पेज ले लें। हाँ, तो अब इसमें है जहां पर कोई शब्द एक ही बार आए लेकिन उसके अर्थ अलग हो। वहां पर था कोई शब्द एक ही शब्द 2 बार आए, यहाँ पर कोई शब्द कोई भी शब्द हो वो एक ही बार आए परंतु उसके अर्थ जो हो वो अलग अलग हो, 2 अर्थ हो अलग अलग हो, वहां श्लेष अलंकार होता है। आई होप कि बहुत अच्छे से आपको डेफिनेशन क्लियर हो रही होगी श्लेष अलंकार की और यमक अलंकार की। वहां पर एक शब्द एक से अधिक बार आता है, 2 बार आता है, उसके अर्थ अलग हो। यहाँ पर एक शब्द एक ही बार आए, कोई शब्द एक ही बार आए परंतु उसके अर्थ अलग अलग हो, वहां श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। जो पानी अगर चाहे मोती का हो, उतर गया पानी तो चमक उसकी नहीं आएगी वापस। चूने से एक बार पानी नहीं, चूना का मतलब होता अगर पानी सूख जाता है फिर आप चाहे जितना पानी उसमें मिलाएं लेकिन उस तरीके का चूना नहीं होता है। मनुष्य में भी जो इसमें स्वाभिमान किया गया, अगर मनुष्य की एक बार जो वो स्वाभिमान चला जाता है तो वापस लौट कर नहीं आता है, इज्जत मर्यादा जिसको कहते हैं। तो यहाँ पर बड़ा ही वो है। एक एग्जाम्पल और हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं, उसको थोड़ा देख लीजिए। गुनते लेते गुनते लेत रहीम जन, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, रहीम जन सलिल कूपते का है। गुनते लेत रहीम जन सलिल कूपते का है, इसमें जो गुण शब्द का है वो 2 अर्थ निकाला गया है, एक गुण है और एक गुणना। गुण और गुणना क्या, रस्सी। तो यहाँ पर 2 शब्द निकाला गया था, यहाँ श्लेष अलंकार है। आई होप कि आपको ये अलंकार बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आपने रस मैंने आपको बताया, अलंकार बताया, आप थोड़ा छंद भी देख लीजिए जिससे आपके 6 मार्क्स इस वीडियो में क्लियर हो जाए। छंद है 2 मार्क्स का, ये भी पूछा जाएगा। दोहा मैं कह दूं कि आप ये तैयार करिए जो मैं आज कह रहा हूं, 100% आउट है। ये जो नंबर है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाएगा। ये दोहा हर बार पूछा जाता है। यह एक अर्धसमात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम, पहले और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती है, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती हैं, उसे हम दोहा के अंतर्गत आता है। इसके प्रथम ये जैसे ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोय, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होय। आप कोई भी दोहा ले लीजिए, राम नाम मणदीप धर जिये जेहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिर रहूं जो चाहस उजियार, ये भी एक एग्जाम्पल है। या जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। कोई भी एग्जाम्पल एक उदाहरण एक दोहा आप ले सकते हैं। देखिए आप, ये मैंने दिया हुआ है, इसमें 1 2 1 और एक ये 2, कहाँ से, यहाँ से 3 और एक ये यहाँ से 4 चरण हैं। इसके प्रथम और तृतीय, जो ये पहला वाला है और ये जो तृतीय 1 2 तृतीय, इसमें 13 मात्राएं होती है। थोड़ा गिन लीजिए, यहाँ पर लगा हुआ है 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 2 13। तृतीय चरण में भी 13 मात्राएं होती हैं, द्वितीय और चतुर्थ, इसके द्वितीय चरण और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती हैं दोहा। तो आई होप कि बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो रहा होगा। मात्रा आप मत लगाइए, आपको कोई पूछा नहीं जाता है, वहां पर अगर कहा है तो लगा दीजिए, नहीं कोई बात नहीं, आपको डेफिनेशन लिखना है, एक उदाहरण लिखना है।
बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये भी चौपाई है। इसके यह एक सममात्रिक छंद है, इसके 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, चौपाई कहलाता है। चौपाई आप कोई भी ले लीजिए, आप हनुमान चालीसा तो पढ़ते ही होंगे, बड़ा ही पॉपुलर है। जो चौपाई आपको याद है वही उठाकर यहाँ पर ठोक दीजिए, लिख दीजिए, तुरंत आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। हमने लिखा हुआ है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हमने यहाँ पर मात्रा भी लगाया हुआ है, आप लिख दीजिए 2 4 4 2 6 1 7 2 9 1 10 2 12 2 14 2 16, ऐसे आप चाहे जिसमें लगाइए, सब में 16 मात्राएं होती हैं। आई होप कि आपको चौपाई बहुत इतना सिंपल मैं कह रहा हूँ, डेफिनेशन आपको लिखना कोई नहीं बताएगा, आप यही लिखिए। यह एक सममात्रिक छंद है, इसके 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। हनुमान चालीसा आप ले लीजिए, आप पढ़ते ही होंगे रोज, कोई भी एक चौपाई लिख दीजिए, काम आपका हो गया, 2 नंबर आपके मुट्ठी में। तो छंद आपने दोहा चौपाई पढ़ा, यही आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, यही इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने आपको बताया। आई होप कि आपको इस वीडियो से आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करिए, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करिए, चैनल पर पहली बार बने हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि रोज आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और मजेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मेरे प्यारे रसगुल्लो, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।